आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी आपको भी हमारा नमस्कार। मेरा भी आपको नमस्कार और सभी सुनने वाले सखियों और सखाओं को प्यार भरा नमस्कार मंदाकिनी जोशी की ओर से। क्या हाल है? हाल तो अच्छे हैं, लेकिन एक गीत गुनगुनाने का मन कर रहा है, आपकी इजाजत हो तो? अरे गुनगुनाइए, जरूर गुनगुनाइए, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें लगता है हमारे श्रोताओं को भी बड़ी खुशी होगी। गुनगुनाइए। मैं ये गीत मैं आपके लिए गुनगुनाना चाहती हूँ। मेरे लिए? अरे तो मैं कौन सी बहुत बड़ी हस्ती हूँ कि मेरे लिए आप गीत गुनगुनाएंगी? नहीं, आप मेरी सखी है ना, सखी है ना, प्यारी सखी है, और इसलिए मुझे लगा कि ये गीत गुनगुनाना बहुत जरूरी है। गीत इस प्रकार से है, बदली से निकला है चांद, परदेसी पिया लौट के घर आजा, घर आजा, बदली से निकला है चांद। तो ये चांद आपके लिए है। कहाँ थी आप इतने दिन? अरे मैं तो सखियों से रोज मुखातिब हूँ, रोज गुफ्तगू चल रही। आप लगता है कहीं कोने में बैठी थी और सुन नहीं रही थी सखी सहेली, और कह रही कि आप कहाँ चांद छुप गया है। अरे हम तो आपके सामने ही थे। हाँ जानते हैं मसरूफियत होती है, कई बार हम बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं तो सामने कोई बैठा होता दिखाई भी नहीं पड़ता। हाँ, जैसे लेकिन हमारे सखी और जो सखा है वो बता देंगे कि मंदाकिनी जी बिल्कुल सही गाना गा रही। कितने दिनों बाद आज आप इस मंच पर आई हैं मेरे साथ। मंदाकिनी जी समझ गए, हम तो ऐसे छेड़ रहे थे आपको कि आपने देखा नहीं, समझ गए। हम अन्य सखियों के साथ हम लोग बातें कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अच्छा। आपकी और आपका और हमारा साथ बहुत दिनों बाद हुआ है। तो भाई अब ये चांद वाद की बात तो छोड़िए, ये सारी ये बातें तो हम अपने श्रोताओं के लिए गुनगुनाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम एक दूसरे के लिए भी वही विचार रखते हैं जो अपनी सखी और सखाओं के लिए। लेकिन ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये प्यार मोहब्बत बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में मोहब्बत बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ जरा जरा सी बात पे तुरक मिजाजी, जरा जरा सी बात पे गुस्सा, जरा
जरा सी बात पे एकदम आवेश, हिंसक हो जाना, ये बहुत ही नुकसानदेह हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और इसीलिए आज का जो विषय हमने रखा है उस विषय पर भी हम ये बात करेंगे कि तकनीकी नशे का परिवार पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, तो ये जो गुस्से वाली बात हमने कही ना कि परिवार के ज्यादातर सदस्य मोबाइल में अपने को इन्वॉल्व किए रहते हैं। और उसके बाद उनका चिड़चिड़ापन जो है देखने को मिलता है, उनका क्रोध देखने को मिलता है, उनका रूखापन है ना, वो सब चीजें जो हम अपनापन जिस परिवार में देखते थे वो सब खत्म सी हो रही है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे थोड़ी ही देर बाद। तकनीक अच्छी बात है, तकनीक हमें विकास की ओर ले जा रहा है, लेकिन रिश्तों के मामले में, पारिवारिक मुद्दों के मामले में तकनीक हमें अवनति की ओर ले जा रहा है। बिल्कुल, हम बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं। हाँ, लगातार तकनीक से जुड़े रहने से होता क्या है कि आपका मन, मस्तिष्क सब कुछ उसी में होता है। सारे रिश्ते, यहाँ तक कि प्यार मोहब्बत भी आजकल देखते हैं मोबाइल और कंप्यूटर में ही परवान चढ़ता है, खत्म हो जाता है। वो शब्दों से खेल होते हैं। वो जो आंखों की भाषा होती थी वो तो अब कहीं गुम होती जा रही है। हम देखते हैं, लोगों को देखते थे कि आंखों से आंखों में बातें होती थी और हम कहते थे देखो शायद तो इन लोगों के बीच इश्क चल रहा है। अब वो कोई होता है, सब कुछ मोबाइल में होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, समय बदल गया है, लेकिन वो सब चीजें हम महसूस कर रहे हैं फिर से। वो प्यार, वो मोहब्बत हमें चाहिए, है ना। जी। वो इश्क का जो जुनून होता था वो जो अब देखने को कहीं नहीं मिलता है। वो दीवानगी, लोग दीवानगी की हद तक आपको चाहते थे, है ना। कोई भी हो, हम भी किसी को चाहते होंगे, घर परिवार, बाहर अपने मित्रगण में, लेकिन वो सब खत्म सा हो गया है। अब देखिए ना मंदाकिनी जी कि इसका असर कितना ज्यादा है कि जब हम ऐसी बातें करने लगते हैं तो कहीं बहक जाते हैं, क्योंकि वो बातें हमें लुभाती हैं, वो रिश्ते हमें लुभाते हैं जिसमें तकनीक नहीं शामिल है। हम फिर से लौटना चाहते हैं लेकिन दुनिया में। हम ध्यान दे रहे घड़ी की ओर। तो अब अगला मुद्दा भी बता दें, किन मुद्दों पर चर्चा होनी। तो ये हमारे श्रोता तो बताएं कि उनके क्या विचार हैं। ये तो हमने अपने विचार साझा किए। भारतीय विरासत स्थल ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है, जो वहाँ की आज हम सैर करने वाले हैं। और दिन विशेष में आज हम वर्ल्ड कॉटन डे पर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ दिन है। और आज मल्लिका गजल बेगम अख्तर का दिन है, तो हम उनको भी इस कार्यक्रम में याद करने वाले। उनका जन्मदिन है। तो वो जो दौर था बेगम अख्तर का, जहाँ पर महिलाएं चार दीवारी के अंदर कैद रहती थी, उस दौर में उन्होंने गाना शुरू किया, गाया और अपनी एक पहचान बनाई और गाती थी बड़े ठसक के साथ और अपनी शर्तों पर गाती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो और उस जमाने में ये इस तरह का संगीत सीखना, ठुमरी और दादरा, उसको गाना, गजल को इस तरह से पेश करना, पूरे विश्व में उनकी एक कहते हैं ना प्रसिद्धि फैली थी। पूरा विश्व उनकी दीवानगी की कैद में था, उन्हें पसंद करता था, उनकी आवाज को। उनकी शख्सियत इतनी कमाल रही कि आज भी जब हम उन्हें देखते हैं तो हम उनके जो है दीवाने हो जाते हैं। बिल्कुल, उनकी गजल गायकी के हम सब कदरदान हैं, दीवाने हैं। अब एक गाना सुन जाती हूँ, वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। और ये बात परिवार में एक समय कही जाती थी, पति पत्नी एक दूसरे से कहते थे, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से कहते थे, महसूस करते थे। जी, आपने कभी महसूस किया इस बात को? अब अपनी निजी जिंदगी की किताब यहाँ खोलेंगे ना तो वक्त कम पड़ जाएगा। तो मंदाकिनी जी, परिवार एक वो नाव है जो हमें हर तूफान से पार कराती है ना। परिवार वो स्कूल है जहाँ हमें संस्कार और मूल्यों की शिक्षा मिलती है। हर मुश्किल घड़ी में परिवार ही हमारी ढाल बनता है। परिवार में ही वो अपनापन मिलता है जो किसी और रिश्ते में नहीं मिलता। क्या बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसी परिवार में ममता जी, जब कोई नशे की लत का शिकार हो जाता है तो परिवार टूट जाता है और यही परिवार बिखर भी जाता है। अब ये नशा किसी भी तरह का हो सकता है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब तकनीकी नशा घर घर में हो गया है और इसमें नंबर 1 पर है मोबाइल की लत। और अपनी इस लत से इंसान बर्बाद हो रहा है और इस तकनीकी नशे से छुटकारा पाना चाहता है लेकिन पा नहीं पाता है। सही कहा आपने। वो जैसे नशा होता है ना, चाय का नशा, कॉफी का नशा तो ठीक है, और जो बड़े धूम्रपान का नशा होता है, कुछ इस तरह से मोबाइल का नशा हो गया, गिरफ्त में आ गया है, उसे निकल नहीं पा रहा है। और मोबाइल का नशा कहें या फोन की लत कहें, इसे नोमोफोबिया भी कहा जाता है। और स्मार्टफोन के जुनूनी और अत्यधिक इस्तेमाल को भी यही कहते हैं कि वो नशे की लत का शिकार है। तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है और वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियां जो है छूट जाती हैं। पारिवारिक रिश्तों पर इसका
बुरा असर भी पड़ रहा है। बिल्कुल। हालांकि तकनीकी नशा जीवन को तो बहुत आसान बना रहा है, सुविधाएं बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन सुविधा की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। जो कुछ हम घर बैठे बैठे बहुत सारा काम कर लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग और सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हमें सुविधा मिली है, लेकिन बहुत कुछ हम खो भी रहे हैं। हम सुकून खो रहे हैं, हम शांति खो रहे हैं, हम स्वास्थ्य खो रहे हैं, हम रिश्ते खो रहे हैं, है ना, कितनी सारी चीजें स्वास्थ्य खो रहे हैं। जो शारीरिक दिक्कतें होती हैं, मोबाइल लगातार हाथ में लिए, बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं कि उन्हें हाथ में लिए उंगलियों में दर्द हो रहा, हाथ में दर्द हो रहा, फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो रही है, और स्टिफनेस, मतलब ये जो हड्डी से लेकर मांसपेशियों तक को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ मोबाइल को ही दोष नहीं देंगे, बल्कि कंप्यूटर और जो भी तकनीक जो आभासी दुनिया में हम बैठे हैं लेकर, उसमें हम अपने आप को काफी कुछ खपा चुके हैं और खोते चले जा रहे हैं। और इन उपकरणों को ममता जी इस तरह से डिजाइन किया जाता है ना कि इन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मतलब अपने रंगों की, अपनी आवाजों से, अपने डिजाइन के जरिए क्या होता है, ये तकनीक जानबूझकर अपने जो उपयोग करने वाले हैं उनको व्यस्त रखती है। और डिजाइनर और तकनीकी इंजीनियर इस उपकरण के हर पहलू को इतनी बारीकी से बनाते हैं कि उपयोग करने वाले इसके प्रति पागल हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं, या दीवानगी की हद तक वो अपने आप को खपा देते हैं। बिल्कुल। आप इस लत का इतना शिकार हो जाते हैं हम सभी कि ये नशा हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य में दखल देने लगते हैं। और हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो भी काम है वो, जैसे न्यूज़ फील्ड है, सोशल मीडिया की लत ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि हम जो लाइक कमेंट का मामला है उसी में उलझ कर रह जाते हैं। बिल्कुल जो चीजें पोस्ट शेयर करना और पढ़ना, उनकी लोगों के कमेंट्स बैठकर पढ़ना, उसमें ही दिन खप जाता है। कई बार तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं ना, क्योंकि विचारों का तालमेल बैठता नहीं है। आपको किसी ने कुछ गलत जवाब दे दिया है तो आप उसके प्रति फिर से जवाब देने के लिए बैठ जाते हैं। और एक बात के लिए और झगड़ा होता है कि आपने मेरे कमेंट पढ़ा नहीं, लाइक नहीं किया। ये बड़ा हास्यास्पद। और आपने अरे मेरे कमेंट को लाइक नहीं किया और फलाने के कमेंट को लाइक किया, ये भी झगड़े का मुद्दा होता है। इस तरह की बातें भी सुनते हैं। तो ये जो आभासी दुनिया के मित्र है ना ममता जी, हमें प्यारे तो बहुत लगते हैं, और अपने परिवार और मित्रों से हम क्या हो रहा है, दूर होते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करें या इंटरनेट की लत ने जैसे बार बार जैसे नोटिफिकेशन आना, यानी हर आवाज या वाइब्रेशन हमको क्या करती है, फोन चेक करने के लिए मजबूर कर देती है। तो चाहे वो छोटी मोटी बात ही क्यों ना हो, हम दिन भर हाथ में मोबाइल लिए घूमते हैं या झांकते रहते हैं सोशल मीडिया की ओर, क्या आ रहा है। अब सोशल मीडिया का जो जुनून है उसमें हम कहीं गुम न हो जाए, तो एक विविध भारती से स्वागत करते हैं सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। और परिवार की बातें आप कर रही थी ना कि परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, तो करें क्या? होता क्या है कि हमसे होता नहीं है। अगर नोटिफिकेशन दिख रहा है तो लगातार हम उसे देखते हैं बार बार कि किसका मैसेज है और या कौन सी पोस्ट आई है, इसी में उलझ जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लोगों की बात कर रही हूँ। क्योंकि हम कहा तो लोग समझ सकते हैं हम उसमें। तो इसका एक जरूरी तरीका ये है कि आप जो नोटिफिकेशन होता है उसे ही बंद कर दें, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो। और अपने फोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर सेट कर दें अपने फोन को, और आपको हैरानी होगी कि बिना किसी रुकावट के आप कितने शांत और खुद को एकाग्र महसूस करेंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं ना, थोड़ा सा भी, तो आप देखिए पूरा दिन कितनी सुकून के साथ निकल सकता है। क्योंकि हम दिन भर मोबाइल में ही अटके रहते हैं। चाहे घर पे छुट्टी, जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, नौकरी पेशा पुरुष हैं, वो घर पे भी रहते हैं तो भी मोबाइल उनके हाथ में रहता है, ऑफिस में रहते हैं तब भी वो मोबाइल से लगे रहते हैं। तो आप एक बार करके तो देखिए, आवश्यक एप्स हटा दें, और जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं या जो सोशल मीडिया की लत है आपको बढ़ावा दे रही है, उन्हें आप हटा दें ऐसे एप्स को। अपनी होम स्क्रीन को व्यवस्थित कर दें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने के लिए अपनी जो मुख्य स्क्रीन है उस पर केवल आवश्यक एप्स ही डालें तो ज्यादा सही रहेगा ना। बिल्कुल। और क्या होता है कि इसमें तकनीक में जब आप उलझे रहते हैं तो इसमें आपके रिश्ते तो टूटते ही हैं, साथ में आपका मन भी खराब होता है, और मन असंतुलित होता है तो आपके अंदर अनावश्यक गुस्सा, क्रोध और झुंझलाहट और इसका संतुलन भी खोते हैं आप। तो मन ठीक नहीं रहता, जिसका प्रभाव वो घर पे भी रहते हैं तो भी मोबाइल उनके हाथ में रहता है, ऑफिस में रहते हैं तब भी वो मोबाइल से लगे रहते हैं। तो आप एक बार करके तो देखिए,
आवश्यक ऐप्स हटा दें और जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं या जो सोशल मीडिया की लत है आपको बढ़ावा दे रही है, उन्हें आप हटा दें ऐसे ऐप्स को। अपनी होम स्क्रीन को व्यवस्थित कर दें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने के लिए अपनी जो मुख्य स्क्रीन है उस पर केवल आवश्यक ऐप्स ही डालें तो ज्यादा सही रहेगा ना। बिल्कुल। और क्या होता है कि इसमें तकनीक में जब आप उलझे रहते हैं तो इसमें आपके रिश्ते तो टूटते ही हैं, साथ में आपका मन भी खराब होता है और मन असंतुलित होता है तो आपके अंदर अनावश्यक गुस्सा, क्रोध और झुंझलाहट और इसका संतुलन भी खोते हैं आप। तो मन ठीक नहीं रहता, जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि बच्चे जो हम याद करते हैं बचपन सबसे मासूमियत वाला बचपन होता था, हंसी खुशी वाला, बच्चों के चेहरे से जैसे हंसी गायब हो रही है, खुशी गायब हो रही है, वो बड़े ही तनाव में दिखते हैं और उनके अंदर क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है और वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, जल्दी से हिंसक हो रहे हैं, कई बार हम बच्चों पर पड़ता है। और आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि बच्चे जो हम याद करते हैं बचपन सबसे मासूमियत वाला बचपन होता था, हंसी खुशी वाला, बच्चों के चेहरे से जैसे हंसी गायब हो रही है, खुशी गायब हो रही है, वो बड़े ही तनाव में दिखते हैं और उनके अंदर क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है और वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, जल्दी से हिंसक हो रहे हैं। कई बार हम अखबारों में घटनाएं पढ़ते हैं, टेलीविजन पर न्यूज में देखते हैं, रेडियो से खबरें सुनते हैं, तो यही पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे स्कूलों में बात बात पे आपस में झगड़ पड़ते हैं, मारपीट कर लेते हैं। तो ये जो बच्चों के अंदर इतना उबाल पैदा हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आपके परिवार से आ रहा है। बिल्कुल वो परिवार में सबसे पहले नंबर पर माता पिता आते हैं। तो माता पिता बच्चों को सिखाएं, इससे पहले खुद पर कंट्रोल करें, खुद को तकनीक से थोड़ा दूर करें, तब बच्चों पर नियंत्रण कर पाएंगे। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जो संवेदनाएं हैं, माता पिता के प्रति प्यार है, प्रेम है, वो कहीं विलुप्त न हो जाए। बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। और देखिए, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने सच्चे मित्रों से फिर से जुड़ने का हम एक मौका ढूंढ सकते हैं। खास तौर से घर के माता पिता या यूं कहें पति पत्नी जो ये निर्णय लें कि हमें इतना समय ही स्क्रीन टाइम को देना है और इतना समय अपने बच्चों को देना है जी। और बच्चों को भी वो अनुशासित करें कि आपको इतना समय ही मोबाइल को देना है। होता क्या है कि आप दिन भर खुद मोबाइल में अटके रहते हैं और बच्चों को उपदेश देते हैं कि बेटा बंद करो, तो बच्चा हिंसक हो जाता है क्योंकि वो अपने माता पिता को लगातार मोबाइल से चिपके हुए देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे को कंट्रोल करेंगे तो बच्चा हिंसक उसकी बजाय बच्चों को लोगों से जोड़ने की कोशिश करें, रिश्तेदारों से, मित्रों से, घर के परिवार से, दादा दादी, नाना नानी, उनसे जोड़ने की कोशिश करें तो बच्चे बहुत सारी चीजें बिना पढ़े, बिना किताब के ही सीख जाएंगे, जैसे कि हम सब ने सीखा। वरना आजकल बच्चे हर चीज कंप्यूटर के स्क्रीन पे ढूंढते हैं, घरेलू बातें भी वहीं पर देखा, अच्छा आपने ये कहा, ठीक है हम गूगल सर्च करते हैं। तो हर चीज उन्हें गूगल पर उपलब्ध होने की बजाय माता पिता, घर परिवार के लोग उसको ज्ञान, अहमियत है वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये भी सिखाया जाए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे त्योहार क्या हैं, हमारे पर्व हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, बाहर घुमाने उन्हें ले जाएं, पर्यटन का महत्व समझाएं। तो जब हम इस और उन्हें जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं वो इस नशे की लत से थोड़ा बहुत दूर हो सकते हैं। और अब सुने, ये 100 बार जन्म लेंगे और इस जो फना होंगे, ये जो गाने में जो इमोशन है, संवेदना है, अगर तकनीक हम पर हावी होता रहा तो एक दिन ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ तकनीक ही रह जाएगा, ये संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी। और ये होता भी है। अभी हम जब आज का संगीत सुनते हैं तो उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो हावी रहते हैं, तो जो बोल है, जो संवेदनाएं हैं वो कहीं लुप्त हो जाती हैं। तो मंदाकिनी जी, हम तो ये कहना चाह रहे थे कि जो इंसान में हम जिस तकनीक की बात कर रहे थे कि तकनीक हम पर हावी हो रहा है, मोबाइल में हम लगातार इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे में जो परिवार है वो सफर करता है, बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले माता पिता को, परिवार वालों को इससे उबरना पड़ेगा कि हम तकनीक के लिए नहीं जी रहे हैं बल्कि तकनीक हमारे लिए है। वरना बच्चों के अंदर जो बच्चे हाइपर हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उनमें गुस्सा, क्रोध पैदा हो रहा है, ये खत्म नहीं हो पाएगा। अब हमारे श्रोता भी
इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर, तकनीक की जरूरत से ज्यादा जिंदगी में शामिल होने के तमाम जोखिम हैं, आपको पता भी नहीं चलता और अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवारजनों से आपकी बात कम होते होते बंद होने की कगार पर आ जाती है। रात के 1 बजे भी अगर आप तकनीक के बाजार से गुजरेंगे तो यहाँ की रौनकें आपके कदम ठिठकाने पर मजबूर कर देंगी। अजीब सा नशा है इसमें। तकनीक के फैलते जाल से दौड़ते भागते हम अपनों से ही कितनी दूर निकल आए हैं। तकनीक से जुड़े सवाल और सुकून यही नहीं समाप्त होते। जहां अभिव्यक्ति का आनंद यहाँ जमे रहने को कहता है, वहीं स्टॉकिंग, हैकिंग का डर ऑफलाइन हो जाने की दिशा में खींचता है। लेकिन हमारे मन की मिट्टी ऐसी है कि वो पलायन तलाश नहीं सिखाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो हम और अन्य श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल काफी अच्छा विचार इन्होंने अपना दिया है। और एक श्रोता ने तो देखिए आपको और मेरे विषय में काफी कुछ एक प्यारा सा अपना क्या कहते हैं अपना भाव लिखा है कि आज कहीं गाना तो नहीं लिखा जो शुरुआत में आपने कहा था? नहीं, वो नहीं लिखा, लेकिन वो कह रहे हैं कि गजब हो गया आज तो, जैसे पवित्र मंदाकिनी नदी का और अलकनंदा नदी का संगम रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड में होता है, वैसे ही आज सखी सहेली प्रोग्राम में विविध भारती मुंबई की दो जो है सखियां, आपका और मेरा जो है का संगम हो रहा है। तो आज सूर्य देवता कहाँ से निकले थे? मैं ऑफिस में सखी सहेली सुनता हूँ और मेरी धर्मपत्नी घर पर सुनती हैं। आज की सखी सहेली प्रोग्राम बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट है। तो वो संवाद कहाँ से, मोबाइल के जरिए होता है या आमने सामने? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब घर परिवार में ज्यादातर संवाद मोबाइल पर होते हैं, फोन के जरिए। जो घरेलू जरूरी बातें होती हैं वो भी ज्यादातर मोबाइल पर ही होती हैं। तो हमारा तो आज यही कहना है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करें जितनी आवश्यकता हो। और जो बात आपको कहनी है, अगर अपनी पत्नी से आप कुछ कहते हैं तो घर से कह के जाइए, उसका आनंद ही कुछ और है, बजाय कि आप ऑफिस जाकर फिर फोन से वो बात कहते हैं। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि ये बात सही है कि तकनीकी नशा परिवार में दूरी, कम संवाद और तनाव बढ़ा सकता है। बच्चे और युवा मोबाइल और गेमिंग में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार के साथ समय बिताना मुश्किल हो गया है। वहीं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल परिवार को जोड़ने, आपसी समझ बढ़ाने और शिक्षा में मदद कर सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि तकनीकी नशे का परिवार पर नकारात्मक असर होता है, जिससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते बिगड़ते हैं, संवाद कम होता है और भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। माता पिता द्वारा बच्चों की उपेक्षा हो सकती है। बच्चे भावनात्मक और शारीरिक रूप से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और भी कुछ बातें लिखी, ये बात बड़ी पते की लिखी है कि संवादहीनता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चे अपने दिल की बात माता पिता से साझा ही नहीं करते। सही बात है। वो अंदर वही ढूंढते हैं अपना मित्र। वो जो है ना सोशल मीडिया में अपना मित्र ढूंढते हैं जहां वो अपने दिल की बात कह सकते हो। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने सुने हैं जहां बच्चे अपनी बात उन आभासी मित्रों से कर रहे हैं जिन्हें वो जानते ही नहीं, और फिर कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी स्थिति में फंस भी जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तकनीक आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट घरों तक आधुनिक जीवन का हर पहलू डिजिटल प्रगति से प्रभावित है। बच्चे घंटों गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, ऐसे वो समय बिता रहे हैं, जबकि वयस्क लोग काम के लिए ईमेल या ऑनलाइन मनोरंजन में अधिक व्यस्त हैं। ये तकनीकी निर्भरता परिवार के साथ समय बिताने को कम कर रही है, साथ ही झगड़े का कारण भी बन रही है, और इस कारण परिवारों को फायदे और नुकसान दोनों का सामना करना पड़ रहा है। एक श्रोता ने लिखा है, तकनीकी नशे का परिवार पर असर, हजारों किलोमीटर दूर व्यक्ति नजदीक बन जाता है और जो पास बैठा है वो हजारों किलोमीटर दूर हो जाता है। टच स्क्रीन तो हो गया है, लेकिन हम सब एक दूसरे के टच से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तकनीक से हमें फायदे भी बहुत है, लेकिन अब ये लत सा हो गया है, इसके कारण इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये बहुत सही बात इन्होंने लिखी है कि जो दूसरे प्रांत में रहने वाले, दूसरे शहर में रहने वाले मित्र बन जाते हैं, और जो आपके इर्द गिर्द जो मित्र होते हैं उनसे आपका कोई नाता ही नहीं बचता, क्योंकि कभी संवाद ही नहीं होता है उनसे। अब तकनीक में हम इतने ना डूब जाएं कि भूल जाएं कि इस समय हम अपने माता पिता की वजह से उन्हें बचपन से मिला क्रिएटिव माहौल। मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे, तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था। घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था। और
और फिर उन्होंने देखा एक ख्वाब। 2007 से मैं बॉम्बे में था। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फिल्म बनानी है। फिल्में बनाने का उनका अपना एक तरीका है। मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मेरा फोकस ज्यादा ये है कि आप उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका वो पूरा जी लें। एक युवा निर्देशक की बड़ी दिलचस्प यात्रा। मैं जो बनाता हूँ मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूँ। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के खत्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूँ। युवा निर्देशक कनु बहल से एक मुलाकात बॉम्बे टॉकीज 11 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली और मंदाकिनी जी आप टिप्पणियों में खोई हुई हैं, हमें पता है, लेकिन हमने जी बताइए आपने कपास का पेड़ या पौधा देखा है कहीं? हाँ बिल्कुल ममता जी, देखा है। एक झाड़ीदार पौधा होता है ये और इसकी पत्तियां जो है ना हमारे हार्ट जैसी यानी हृदयाकार होती हैं और इनकी शाखाओं के सिरों पर प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं और फूल के परागण के बाद एक फल बनता है जो पकने पर फट जाता है और अंदर से जो है सफेद रुई जैसे रेशे निकलते हैं और बहुत सुंदर लगता है देखने में। और आज हम विश्व कपास दिवस मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कपास की महत्ता को बताना, बढ़ावा देना और लोगों को इस विषय में जागरूक करना। विशेषकर कम विकसित देशों में रोजगार और आर्थिक विकास में इसकी भूमिका को बढ़ावा देना भी है। अगर कपास को हम अपनी जिंदगी से हटा दें तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत की बात अगर हम करें तो दुनिया का ये ममता जी दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है जिसका योगदान लगभग 22% है। और कॉटन जिसे हम हिंदी में कपास कहते हैं ये एक फूल है, बहुत ही प्यारा नर्म और कोमल फैब्रिक है, हमेशा से लोगों की पहली पसंद रहा है। आपने भी तो शायद आज कॉटन पहना है, देखिए मैंने तो कॉटन पहना है। आज तो आप बिल्कुल हमने हमारे ऊपर ही लगातार आपका ध्यान जा रहा है। आज मेरे सामने आप ही है ना, तो आप ही पर ध्यान है मेरा। बिल्कुल। और कॉटन कपड़े पहनने में आराम कितना मिलता है, खास तौर से गर्मी के मौसम में। और मुंबई का जो क्लाइमेट है यहाँ पर तो आपको कॉटन कपड़ा हर पल और हर मौसम में आरामदायक लगता है। सिर्फ बरसात के मौसम में आप सिंथेटिक कपड़े पहन सकते हैं, बाकी समय आपको कॉटन कपड़ा पहनना ही अनिवार्यता होती है क्योंकि उसी में आपको आराम रहता है। बिल्कुल। तो कॉटन एक लग्जरी कपड़ा है ममता जी और जिसे सफेद सोना भी हम कहते हैं और ये इको फ्रेंडली होता है एक्चुअल में, सबसे बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि इसे पहनना जो है हमारी पहली पसंद रहा है ना। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना कपास हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। ये एक संस्कृति का हिस्सा भी है, एक जीवन शैली है और एक परंपरा भी है। कपास प्राकृतिक देशों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका उपयोग दैनिक रूप से परिधान और घरेलू साज सज्जा में किया जाता है। यही कपास लाखों छोटे किसानों और उनके परिवारों के लिए रोजगार और आय का जरिया भी होता है, आजीविका का साधन भी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और खेतों से लेकर कपड़े तक कपास का जो जाना पहचाना स्पर्श है हमारे जीवन में बहुत ही रचा बसा है। कपास सबसे पुराने प्राकृतिक रेशों में से एक माना जाता है और कहते हैं कि ये सभ्यताओं को जोड़ने वाला प्यारा सा धागा है। और देखिए ना कपास की खेती में महिलाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक की प्रक्रिया में महिलाएं शामिल होती हैं, जैसे बीज बोना, खेत की निराई गुड़ाई करना, खरपतवार को हटाना और वो जो बीज होते हैं जो बेकार बिनोला चुनना और फसलों के रखरखाव और देखभाल के दैनिक कार्यों में भी अहम भूमिका होती है। और ये कपास हमने तो अपने घरों में आसपास देखा है, खास तौर से गांव में, कि महिलाएं बाकायदा सूत काटती हैं और सूत काट के इकट्ठा करती हैं और एक दूसरे से साझा करती हैं कि आज हमने इतना सूत काटा। और वो जो सूत काटने की परंपरा है, आगे चलकर जो हैंडलूम के हम कपड़े पहनते हैं खादी के, वो कितने ज्यादा महंगे हैं और लेकिन आरामदायक भी हैं। पर उन हैंडलूम के कपड़ों को अगर हम बढ़ावा दें तो उन्हें भी रोजगार मुहैया होगी। तो इसलिए हमें सूती कपड़ों को खास तौर से महत्ता देनी चाहिए।
चाहिए। और वैसे महात्मा गांधी से ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी ना, सूत कातने की जो प्रक्रिया थी, वो बहुत आगे तक चली आ रही है। और आज हम जब बात करते हैं, आपने कहा कि खादी की प्रदर्शनी लगती है, खादी के कपड़े जब आते हैं तो हम देखते ही रह जाते हैं, इतने शानदार कपड़े होते हैं। तो ये जो कपास है, ये प्राकृतिक फाइबर है, और सिंथेटिक फाइबर की तुलना में ये जो कपास है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना भी गया है, क्योंकि ये कपास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह जब आप उठती हैं तो एक मुलायम सूती तौले से अपना चेहरा पोंछती है ना, बिल्कुल। तभी तो आपका चेहरा इतना खूबसूरत लगता है, गुलाब सा। तो तब से लेकर रात में जो ताजी सूती चादरों के बीच में आप लेटती हैं, सूती कपड़े पहनती हैं, सूती तौलिए से अपना चेहरा पोंछती हैं, तो ये सब उसी कपास का कमाल है। एक बात है, आपकी बातों का कमाल भी आज गजब हो रहा है कि हमने शुरुआत प्यार मोहब्बत से की, कि मोहब्बत बहुत जरूरी है आज की दुनिया में, जहां पर लोगों में चिढ़, गुस्सा, नफरत की भावना घर कर रही। तो ये जो मीठी मीठी बातें आप कर रही ना, इससे तो अपने आप प्यार हो जाएगा लोगों को। तो देखिए ना, सखी सहेली कार्यक्रम भी तो ऐसा ही है, जहाँ पर प्यार और मोहब्बत की बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, दूर तक पहुंचता है हमारा ये पैगाम। तो सूती कपड़ों की बात ये रही कि आपने एग्जीबिशन, प्रदर्शनी की बात की, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ वो प्रदर्शनी या किसी खास दुकान में कि देखने के लिए लोग तरसे कि हम भी, अच्छा कॉटन कपड़ा कौन सा होता है, बच्चे ये पूछे तो गूगल पे सर्च करें। तो इसलिए उसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर करें। फिलहाल सुने ये गाना। कुछ कहने जा रही थी? इतना सुंदर गीत आपने सुनाया। अरे हमने सोचा कि फिर मेरी कोई तारीफ करने वाली है। तारीफ तो करने वाली हूँ कि आपके हाथ में भी जो चूड़ियां पहनी हुई हैं वो बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी हम एक मुद्दे पर, जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, और एक ऐसी महिला के बारे में जिसके हम सब कदरदान हैं। बिल्कुल, वो हैं जानी मानी गजल गायिका बेगम अख्तर। जी हाँ। बेगम अख्तर का आज जन्मदिन है, और बेगम अख्तर एक मशहूर गायिका थी, ये तो सभी जानते हैं, जिन्हें मल्लिकाए गजल के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। उन्होंने गजल, दादरा, ठुमरी में महारत हासिल की थी, और उन्हें शास्त्रीय संगीत की महानतम गायिकाओं में से एक माना जाता है। बिल्कुल, और उनकी ये जो गजल है ना, मुझे आज भी याद है ममता जी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। और आज विविध भारती के रंग तरंग कार्यक्रम में यह गजल जब यहाँ पर हम प्ले कर रहे थे तो साथ साथ गुनगुना भी रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, गुनगुनाने वाली बात ही थी। तो उनका जन्म यानी आज के दिन आपने बताया है कि आज के दिन हुआ था 1914 में हुआ था, और उनका असली नाम जो था अख्तरी बाई फैजाबादी था, लेकिन बेगम अख्तर के नाम से वो इतनी मशहूर हुई, और उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि कोई एक बार सुन ले तो उनका दीवाना हो जाए, ठीक आपकी तरह। उनकी शख्सियत बेमिसाल थी। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को अपनी गायकी से समृद्ध किया। वो भातखंडे में प्रोफेसर रही। उन्होंने अपनी गायकी को लखनऊ की रवायत से जोड़ा, और उनकी गायकी अनमोल रत्न जैसी है, जिसे कोई भुला ही नहीं सकता, ना ही किसी से तुलना की जा सकती है उनकी। कहते हैं उन्होंने लखनऊ को ही जिया और नई पीढ़ी को गौरवान्वित होने का अवसर भी दिया, और उनकी आवाज ने पूरे विश्व को दीवाना बना रखा था, और इसीलिए वो आज भी लोगों के दिलों में राज कर रही हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब वो कहीं जब मंच पर परफॉर्म करती थी तो अपनी शर्तों के साथ कि जो उन्हें चाहिए होता था वैसे ही आके परफॉर्मेंस देती थी। बिल्कुल सही कहा आपने, और उनको इसी योगदान के लिए 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1968 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण भी दिया गया था। और ये पुरस्कार उन्हें मिले उनकी खास गजल गायकी पर, उनकी खास आवाज पर। तो उन्हीं बेगम अख्तर की आवाज में पूर्वी अंक की ये ठुमरी हमने सुनवाई। और आज उनके जन्मदिन पर एक हमारी जो सखी हैं, इन्होंने लिखा है कपास दिवस के बारे में। हमारी कॉलोनी में भी एक दो पेड़ कपास का था, एक ही पेड़ में
2 रंग के फूल आते थे उसमें। और अब हम आपको लिए चलते हैं मंदाकिनी जी कहीं घूमने, विरासत स्थल की बात हम करते हैं आज के दिन। और तो चलिए सभी श्रोताओं के साथ आप भी चलिए, हम भी चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में जो है, इसके बारे में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। एक महत्वपूर्ण यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया इससे। ये 1171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और विभिन्न प्रकार के उच्च पर्वतीय वनस्पति और वन्य जीवों का घर है यहाँ पर, जिसमें हिम तेंदुए हैं, भूरे भालू और कस्तूरी मृग जैसे बहुत सारे जीव इसमें शामिल हैं। 1984 में स्थापित और 1999 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त ये पार्क अपने उत्कृष्ट भूमिका के लिए पहचाना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत की सबसे सुंदर प्राकृतिक उद्यानों में से एक माना गया है, जैसा आपने कहा भी। और इसी वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। तो 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और ये स्थान प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग के समान माना गया है। ये उद्यान पश्चिमी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है और इसमें घने देवदार, भोजपत्र, चीड़ और बुरांश के वन हैं। साथ ही हिमनद और बहुत सारे झरने भी देखने को यहाँ मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ लगभग 375 से अधिक प्रजातियों के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और मुख्य जीव जंतुओं में हिम तेंदुआ, जैसा कि आपने बताया था, हिमालय काला भालू, कस्तूरी मृग, नीली भेड़, हिमालय ताहर, मोनाल जो वहाँ का राज्य पक्षी है, और पश्चिमी ट्रेगोजन जो कि दुर्लभ पक्षी प्रजाति है, वो भी देखने को हमें मिलते हैं। और ये क्षेत्र हिमालयी परिस्थिति की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थानीय समुदायों और संरक्षण प्रयासों के बीच संतुलन बनाकर पारंपरिक जीवन शैली को संरक्षित भी किया गया है। बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं ममता जी कि हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। उफ, मौसम के बिगड़े मिजाज ने नाक में दम कर रखा है। मानसून मुड़ मुड़ कर वापस देख रहा है और मानो कह रहा हो जैसे अभी न जाऊंगा छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है। हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि ये जो आपने जानकारी आपने रखी है देने के लिए, वो बहुत ही उत्तम है। और भी कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में पहाड़ तो अब वृक्ष विहीन हो रहे हैं, फिर पहाड़ ही क्या, विकास के नाम पर मैदान भी कुछ कम नहीं है। और ऐसे में ये राष्ट्रीय उद्यान एक विरासत के रूप में आज अवश्य ही कुछ ताजगी महसूस कराएगा। लगता है कि हिमाचल की हरियाली हम श्रोताओं के घर तक जरूर पहुंचेगी। और एक श्रोता ने लिखा है ममता जी कि मैं सखी सहेली अक्सर सुनता था जब रेडियो ट्रांजिस्टर घर पर होता था। इडियट बॉक्स आने से और उसके पीछे मोबाइल आने से रेडियो बहुत पीछे छूट गया, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ सखियों से गपशप, हेल्थ केयर आदि विषयों पर विचार विमर्श के माध्यम से जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि इस रेडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो आप रेडियो से जुड़े रहिए, विविध भारती से इसी तरह से जुड़े रहिए और ये सखी सहेली प्रोग्राम तो सुनिए, साथ में सभी प्रोग्राम सुनते रहिए। और एक श्रोता ने एक कविता के रूप में कुछ लिखा है, देखते हैं। जब शब्दकोश के मन में लय होने की आशा पलती थी, तब करुणा नैनों से झरझर बस विवश मौन में ढलती थी। जब विकल आंख का आंसू अनुवादों की बाट जोहता था, जब भावाकुल आवेग अनुष्टुप का तटबंध खोजता था, तब वाल्मीकि के कारण ही सब भावों ने भाषा पाई। क्या बात है। और वे वाल्मीकि जिनकी पावन पुत्री कविता कल्याणी है। ये हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है। अब बहुत कुछ बोलने बतियाने का वक्त बचा नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब वक्त है एक गीत का। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।